2021 में अभी तक यानी सितंबर तक 50 से कुछ ज्यादा नए फंड्स एनएफओ के जरिए लॉन्च हो चुके हैं और इन एनएफओज ने 50,000 करोड़ से ज्यादा का फंड भी इकट्ठा किया है। म्यूचुअल फंड कंपनियों की जिन जिन कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड्स नहीं थे, उन कैटेगरीज में हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए देख रहे हैं और साथ ही में इक्विटी बाजार में जोरदार रैली भी दिख रही है। तो इन सब के बीच में जब एक नया फंड आता है तो द्वंद्व वही रहता है, नया या पुराना, यानी कि नए फंड में निवेश करें या फिर पुराने एग्जिस्टिंग फंड में निवेश आपको करना चाहिए। तो आज इसी पर हम क्लैरिटी लेकर आएंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सैमको सिक्योरिटीज के म्यूचुअल फंड हेड ओमकेश्वर सिंह। इनसे बात होगी कि एनएफओ वर्सेस एग्जिस्टिंग फंड के बीच में आपको अपना सिलेक्शन कैसे करना है। थैंक यू मिस्टर सिंह, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। अब पहली बात तो ये समझाइए कि अभी हम सितंबर में हैं और कई एनएफओज अभी भी पाइपलाइन में हैं, आ भी चुके हैं कई। तो ये जो साल है 2021 एकदम एनएफओज का साल क्यों लग रहा है? इतने सारे न्यू फंड क्यों आ रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, और कई नए तरह के प्रोडक्ट्स भी हम देख रहे हैं इस बार कंपनियां ला रही हैं। तो प्रियंका जी, इसके दो मेजर रीजन है। पहला रीजन होता है कि यार आप हिस्टोरिकली कभी भी उठा करके आप देखो तो जब बुल मार्केट रैली रहता है तो उस समय सबसे ज्यादा एनएफओज आते हैं। बियर मार्केट में कम आते हैं क्योंकि उसमें लगता है कि उस समय शायद हमारा स्कीम नहीं, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा, तो उसके कारण बियर बुल मार्केट में काफी ज्यादा एनएफओज आते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि यार आप देखो तो करीब अप्रैल से लेकर अभी तक करीब 50 एनएफओज आ चुके हैं। तो उसका दूसरा कारण ये भी है कि यार आप देखो तो ओवरऑल जो नेट इनफ्लो है वो कोई खास नहीं है। ऑल्दो मार्केट्स बहुत ऊपर भागे हैं, 13-14-15 हजार से करीब 16-17 हजार तक पहुंच गए, लेकिन इन्वेस्टर्स उतना कंफर्टेबल नहीं था। एग्जिस्टिंग स्कीम्स में आप देखो तो नेट नेट जीरो है। ऑल्दो एसआईपी करीब 9,000-10,000 करोड़ का इनपुट आता है, लेकिन आप ओवरऑल देखो तो उसके बाद भी जो इनफ्लो रहता है वो करीब 8-9 हजार करोड़ का ही रहता है इक्विटी में। तो उससे आपको ये पता चलता है कि जितना पैसा आया लमसम में उतना पैसा चला गया। तो उससे क्या हो रहा है कि ये एक नया तरीका भी होता है फंड हाउसेस के लिए कि अगर आपको अपना एयूएम को बढ़ाना है तो नए फंड्स को लेकर के आओ। उससे क्या होता है कि नया पैसा फिर फंड में आता है, तो उससे एयूएम बढ़ता है और फंड हाउस का साइज बड़ा होता है। ये दो मेजर रीजंस हैं जिसके कारण एनएफओस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और इन एनएफओस को एक निवेशक को किस तरह से देखना चाहिए? इन न्यू फंड ऑफर्स में क्या निवेश करना चाहिए? किन वजहों से निवेश करना चाहिए और किन वजहों से इनसे दूर रहना चाहिए? तो अपना पोर्टफोलियो देखना चाहिए। सबसे पहले कोई भी निवेशक को अपना पोर्टफोलियो देखना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि जो नया फंड ऑफर आ रहा है वो किस कैटेगरी में है, वो उसमें वो इंटरेस्टेड, उसमें उनको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि नहीं उनको भी पैसा लगाना चाहिए, तो फिर उसके बाद उनको सोच देखना चाहिए कि ये जो नया फंड है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है और उसका टीईआर कॉस्ट क्या रहेगा, और उसको वो कंपेयर करें। अगर एग्जिस्टिंग कोई फंड है तो उसके साथ कंपेयर करें। कोई ऐसा फंड आता है जो कि पहली बार आता है, फर्स्ट टाइम थीम कोई लेकर आता है जो कि पहले कभी नहीं आया है और वैसे में आना चाहते हैं, तो फिर उसमें वो लगा सकते हैं। अदरवाइज वो ये देख सकते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल और टीआर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स में है तो एग्जिस्टिंग फंड में लगा सकते हैं, क्योंकि उसका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है। उनको पता है कि पोर्टफोलियो में क्या है, तो उसके हिसाब से एग्जिस्टिंग फंड ज्यादा बेटर रहता है। तो अगर मैं ओमकेश्वर जी आपसे पूछूं कि एनएफओ वर्सेस एग्जिस्टिंग फंड, तो क्या आप एग्जिस्टिंग फंड को चूज करने के लिए कहेंगे? ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि एनएफओ जो आ रहा है उसमें कोई सब्सटेंस अलग है क्या, कुछ ओके। ऐसा थीम या कुछ ऐसा चीज लेकर के वो आ रहे हैं जो कि मार्केट में अभी तक आया ही नहीं है। ऐसा कुछ अगर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मिराय ने फैंग लेकर के आया था, फैंग करके एक ईटीएफ लाया था प्लस एफओएफ लाया था, तो वो उस टाइप का कोई फंड अब था नहीं। तो वो क्या करता था कि यूएस यूएस के जितने भी बड़े जो फैंग कंपनी, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो बड़े बड़े हैं, अमेजोन, उस सब में वो लगाने का तो एक नया थीम था और वो उन पे ही कॉन्सेंट्रेट करने वाला था। वो एक ऐसा चीज था जो पहले कहीं पे था नहीं जिसको कि हम कंपेयर कर सकते थे।
कुछ फंड्स को हम देखें भी तो उसमें से 2-3 ही ऐसे कंपनीज जो थे, सारे वो कंपनीज नहीं थे। इन दैट केस उसमें हम पैसा लगा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा कोई आता है जो नया थीम जनरेट करता है या फिर नया तरीका जनरेट करता है, तो वहाँ पर हम ज़रूर लगा सकते हैं। अदरवाइज़ एक्जिस्टिंग फंड में ही हमको लगाना चाहिए। ओके, और जब इन्वेस्टर्स एक एनएफओ आता है तो एक इन्वेस्टर को हमेशा लगता है कि एनएवी जो है वो 10 रुपए की है, मुझे डिस्काउंट में जो है यहाँ पर एंट्री मिल रही है, और एग्जिस्टिंग जो है फंड्स उनकी एनएवी तो बहुत ऊंची है, तो सस्ते में खरीदना है तो एनएफओ एक अच्छा जरिया है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपने सही बोला। कई बार ऐसा होता है आईपीओ और एनएफओ को लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो आईपीओ में ऐसा होता है कि अ, आपको जो लिस्टिंग गेन का चांसेस रहता है। एनएफओ में ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग गेन कुछ होता है, क्योंकि वो सेम कंपनीज़ में लगाता है तो लिस्टिंग गेन होने का कोई चांस नहीं है। तो वो जो दिमाग में बैठा हुआ कि आईपीओ और एनएफओ सेम है, वो ऐसा नहीं है। न्यू फंड ऑफर सेम एक्जिस्टिंग कंपनीज़ में लगाता है और उसमें एनएफओ गेन्स होने का चांस नहीं है। दूसरा हम्म। आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। एक फंड था एक्सियस ईएसजी जो पिछले साल फ़रवरी में आया था, जो कि 10 के नैव पे आया था और अभी करीब 15 के नैव पे चल रहा है। और उसी समय एक यूटीआई फ्लेक्सी कैप, जो उस समय यूटीआई मल्टी कैप फंड था, तो उसका ₹130 था नैव। तो लोग को लगेगा कि 130 बहुत महँगा है। तो एक्सिस ईएसजी जहाँ 10 से 15 पहुँचा, यानी कि 50% रिटर्न दिया। वहीं पर अगर आप देखो तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप ने 130 से 252 पहुँच गया, तो करीब 70% रिटर्न दिया। तो जो भी मूवमेंट होता है वो उस नैव से कुछ लेना-देना नहीं है, उसका पोर्टफोलियो क्वालिटी पे लेना है। तो ये दिमाग से एकदम निकाल देना चाहिए कि ₹10 में खरीद रहे हैं तो वो सस्ता है, उसमें ज़्यादा एप्रिसिएशन का चांस है, और कोई महँगा स्कीम खरीद रहे हैं तो वो अगर नैव ज़्यादा है तो वो महँगा है, ऐसा नहीं है। नैव इसलिए महँगा है क्योंकि बहुत साल से वो अपने आप को वो इस वो स्कीम है, इसलिए धीरे-धीरे उसका कैपिटल एप्रिशिएट करके उतना हुआ है। लेकिन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कभी नहीं सोचे कि वो आईपीओ है कि पैसा लगाएँगे और फिर तुरंत हमको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। एनएफओ गेन्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है एक तरह से। आपको आईपीओ गेन्स जो है वो मिलते हैं, लेकिन एनएफओ गेन्स नाम की चीज़ ही नहीं है, तो ये आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। ओमकेश्वर जी, ये मुझे अब समझाइए, आपने बोला कि एक तो ये एनएवी के चक्कर में नहीं पड़ना, दूसरा थीम्स आप देखिए, कुछ ऐसी थीम है जो नहीं है बाज़ार में, उसमें आप निवेश कीजिए। तो कोई ऐसी थीम, आपने एक तो फैंग का ज़िक्र किया, कुछ और ऐसी थीम्स आपको लग रहा है इस एनएफओ की बाढ़ में कुछ नए थीम्स आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं? ज़्यादातर आप देखो तो लोग फिल गैप कर रहे हैं, यानी कि आपको पता है कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप हट गया था, तो इसी कारण काफ़ी जो लोग मल्टी कैप कंटिन्यू रखे वो फ्लेक्सी कैप में आए, जो फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू कर रहे थे मल्टी कैप में आए। जितने भी बड़े एनएफओज आप देख लो, चाहे एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज हुआ या फिर आईसीआईसीआई का फ्लेक्सी कैप हुआ, जो भी मेजर बड़े जो आए ज़्यादातर कर करके आप देखो तो वो फिलिंग ब्लैंक, यानी कि उन उस फंड हाउस के पास वो स्कीम नहीं था, इसलिए वो लेकर के आए। दूसरा इंटरेस्टिंग ट्रेंड अगर आप देख रहे हो तो आजकल ईटीएफ्स और एफओएफ्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हुँ। तो ये थोड़ा-सा पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहा है। तो स्लोली एंड स्टडीली अगर आप देखो तो जो मार्केट शेयर है पैसिव इन्वेस्टिंग का स्लोली बढ़ रहा है, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी वो अट्रैक्ट भी करता है। तो इंडेक्स फंड हो गया या फिर पैसिव फंड्स हो गए, तो उधर उधर भी आप देखो तो काफ़ी ऐसे फंड हाउसेस हैं जो कि पैसिव फंड में काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। वो एक नया थीम उ उ उभर के आ रहा है, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में उसका जो ग्रोथ है पैसिव का वो एक्टिव से ज़्यादा रहेगा। राइट। और आप ऐसे में निवेशकों को अभी क्या सलाह देंगे? आप पुरानी थीम, अगर जो भी कैटेगरी है उसमें पुरानी थीम है, तो आप पुरानी थीम में जाइए क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। जी, तो इन्वेस्टर्स को जो ये रहता है कि अगर आपको पोर्टफोलियो पता है तो ज़्यादा बेटर है। हुँ। एनएफओज़ में आपको पोर्टफोलियो पता नहीं रहता, आपको ऑब्जेक्टिव पता है कि वो क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। तो अगर वो कुछ ऐसा है, इंडस्ट्री डिफाइनिंग है, कुछ ऐसा है जो कि एकदम हटके है, तो उसमें आपको कुछ उसमें आप निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो एक्जिस्टिंग है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनका पोर्टफोलियो आप जानते हो और पोर्टफोलियो आपको पता है कि काफ़ी अच्छे कंपनीज़ उस पोर्टफोलियोज़ में हैं, तो अगर कंपनीज़ अच्छे पोर्टफोलियो में रहेंगे तो आधा बैटल आप वहीं विन कर जाते हैं।
क्योंकि अगर कंपनीज़ अच्छे हैं तो क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का नैव मूवमेंट होता है, वो डिपेंडेंट होता है टोटली आपके पोर्टफोलियो पे। अगर क्वालिटी उसका की। पोर्टफोलियो, हाँ, क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो इज़ गुड, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्जिस्टिंग फंड में लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा फंड आ रहा है जिसका थीम काफ़ी डिफरेंट है, हटके है, जैसे कि आपने देखा, जैसे पराग पारे का भी काफ़ी फेवरेट है फ्लेक्सी कैप। उन्होंने काफ़ी इंटेलिजेंटली, और आप देखो तो उन्होंने यूएस में, यूएस मार्केट के करीब 25% से 26% तक उन लोगों ने एक्सपोज़र रखा। तो उनको बेनिफिट दोनों हुआ, इंडिया में जो ग्रोथ हुआ उससे भी हुआ, प्लस यूएस में जो ग्रोथ हुआ उससे भी हुआ। तो उसके कारण वो काफ़ी अच्छा चल गया। तो जब इंडिया नहीं चल रहा था तब यूएस काफ़ी अच्छा चल रहा था। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो काफ़ी अच्छा बैलेंस हो गया था। तो उस टाइप का कुछ फंड आता है जहाँ पर कि आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है जहाँ पर इंटरनेशनल एक्सपोज़र के साथ इंडियन एक्सपोज़र भी है, तो उसमें ज़रूर आपको देखना चाहिए। राइट, तो नई थीम देखिए, देखिए किन सेक्टर्स को ये शामिल करेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक एनएफओ में आपको पहले से पता नहीं रहता कि वो किस तरह का पोर्टफोलियो बनाएँगे। इसीलिए जब भी एनएफओ वर्सेस एक्जिस्टिंग फंड होता है, तो एक्जिस्टिंग फंड बाजी मारते हुए नज़र आ रहे हैं। ओंकेश्वर जी, मैंने ठीक कहा? जी, अनलेस एंड अंटिल इट इज़ डिफरेंट, अगर सचमुच में डिफरेंट नहीं है तो आपको एक्जिस्टिंग फंड्स में से ही आप अच्छा चूज़ करें, क्वालिटी पोर्टफोलियो चूज़ करें जो कि अच्छे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है, उनको लेंगे तो आपको रिटर्न्स बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो आपके इन शब्दों के साथ ही रैप अप करते हैं। अनलेस एंड अंटिल इट इज़ डिफरेंट, आपको निवेश नहीं करना है बस क्योंकि एक नया प्रोडक्ट है। ओंकेश्वर जी, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक़्त निकाला। तो एनएफओ वर्सेस एक्जिस्टिंग फंड के द्वंद में अगर आप भी उलझ रहे हैं, तो इस पूरे इंटरव्यू को सुनिए, आपको अपने तमाम सवाल मिल जाएँगे। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए कि आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, आप और क्या जानना चाहते हैं, और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो।